तो मित्रों, स्वागत है आपका अध्ययन धारा में एक बार फिर से, जिसमें कि हम कर रहे हैं यूपीएससी के सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो आपको पता है कि पहले 3 क्वेश्चन हमारे पैसेज से रिलेटेड होते हैं, तो पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद उसका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पैसेज है आपके सामने। क्या पैसेज है कि वी ऑफन हियर अबाउट द कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ओवर रिवर वाटर्स ऑफ द 20 मेजर रिवर सिस्टम्स। 14 are already water stressed. 75% of the population lives in the water stressed regions, a third of whom live in the water scarce areas. And climate change, the demand of rising population and the need for agriculture to keep pace, and increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate water stress. According to the Constitution of India, water is a state subject and not that of the Union, except for regulation of interstate rivers. Key to ensuring balance between the competing demand of various stakeholders is a basin-based approach to allocate water among us constituent regions and state. Allocating fair share of water to them requires assessment based on objective criteria such as specificities and of the river basins, size of dependent population, existing water use and demands, efficiency of use, projected future use, etc., while ensuring the environmental needs of the river and aquifers. ठीक है जी। अब आपके क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रैशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर। अ नेशनल pragmatic, legal and policy framework for water allocation should be made। तो यही आपका आंसर पहला हो जाएगा इसके अंदर कि और रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्विफर क्रिएटेड। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है जी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि और रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री हम इसको कर सके, उसके लिए तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, वाटर चैनल बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। तो वही बात है ना कि इंटरस्टेट डिस्प्यूट है, स्टेट का कंसेप्ट है, तो कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अलग अलग मांग होगी और फिर कभी भी वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी। टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हम एग्रीकल्चर डिमांड को कम कर देंगे, पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, तो एग्रीकल्चर भी तो हमारे को इस हिसाब से ही चाहिए होगा ना। तो नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क वाटर एलोकेशन के लिए हमारे को बनाना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफ़र फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव देन दे कुड बी। As a result, therefore, India also has the largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million work days to the country annually. But what is just as important as lost productivity now is lost potential in the future. It is becoming increasingly clear that many measures of cognitive abilities, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. For an economy that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge, and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook। ठीक है जी। तो व्हाट इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इम्प्लाइड इन द मैसेज, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज। यार एनीमिया की बात चल रही थी हमारी कि कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द नीड ऑफ द आर, ये भी नहीं। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर नीड स्पेशल, ये भी नहीं। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेजिव envisaged by us, attention should be made to हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। तो इसीलिए ही हमने बात की थी कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अगर अच्छा रहेगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी अच्छा रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज पैसेज नंबर 3। ओके, इन इंडिया अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर मार्जिनली एंड स्मॉल। फार्मर्स के बारे में बात की जा रही है। लेस एजुकेटेड एंड possesses low adaptive capability to climate change.
perhaps because of credit and other constraints. So, one cannot expect autonomous adaptation or climate change. Even if it is possible, it would not be sufficient to offset losses from the climate change. To deal with this, adaptation to climate change is paramount, alongside a fast mitigation response. Another solution is to have a planned or policy driven adaptation, which would require the government to come up with policy recommendation. Perception is a necessary prerequisite for adaptation. Whether farmers are adapting agricultural practices to climate change depend on whether they perceive it or not. However, this is not always enough for adaptation. It is important how a farmer perceives the risk associated with the climate change. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज और फार्मर्स के बारे में बात की जा रही है, तो वही रैशनल एंड लॉजिकल मैसेज क्या कन्वे हो रहा है बताना है. एडेप्शन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये तो हमने बात नहीं करी, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात ही नहीं चल रही है, फार्मर्स और क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है. नहीं, गलत हो जाएगा. क्लाइमेट चेंज कॉज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग लैंड यूज पर, ये भी नहीं है, यहाँ से बात ही नहीं की है. रिस्क परसेप्शंस ऑफ फार्मर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडेप्शन डिसीजन. तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि हमने इसकी बात की. अब सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट शुड कम अप विद द पॉलिसीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो गवर्नमेंट क्या करेगी जब तक आपके फार्मर्स जब तक आपके मतलब वो उसको बियर करने के उसमें नहीं हो. तो रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग द एडेप्टेटिव डिसीजन. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. चलो जी, अब हम मूव करते हैं. अब अपना हमारा जो रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन होता है उसको करते हैं. कि राज हैज़ 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ वाइट एंड 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज इन अ बॉक्स. ठीक है जी. इफ़ ही रैंडमली पिक्स वन शू वन बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट from the box to get a red pair of a shoe to wear, what is the maximum number of attempt to he can make. अब देखो 10 पेयर किसके हैं आपके पास, रेड के हैं. 9 पेयर किसके पास आपके, वाइट के हैं. और 8 पेयर किसके हैं आपके पास, ब्लैक के हैं. अब आप बताइए, जब 10 पेयर किसके हैं आपके पास, रेड के हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ शूज़ कितने हैं, 20 नंबर ऑफ शूज़ है. किसके, रेड के 20 हैं. 18 किसके हैं, वाइट के. और 8 दूनी 16 किसके हैं आपके, कितने हैं, 16 किसके हैं, 18 हैं आपके वाइट के, 20 है आपके रेड शूज़ और 16 के कौन से शूज़ है, ब्लैक शूज़ है. अब आप बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट नहीं पूछा है. तो क्या पता लगे कि पहले जो वो निकाले वो सारे जूते ही उसके पास आए, वो कौन से कलर के आए, वो ब्लैक एंड वाइट कलर के आ जाए. तो वाइट कलर के शूज़ के 18 शूज़ थे और ब्लैक कलर के शूज़ थे 16 शूज़ थे. कि मतलब पहले जब वो एक बार निकालेगा तो पूरे के पूरे 34 बार, सॉरी 18 16 34 होते हैं. 34 शूज़ वो सारे के सारे जितने भी निकाले, 34 अटैम्प्ट उसने लगाए और उससे केवल वाइट और ब्लैक शूज़ ही निकले. हो सकता है ना, मैक्सिमम नंबर पूछा है, मिनिमम तो नहीं पूछा है. तो 18 और 16 मिलाकर कितने हो जाएंगे, 34 बार तो उसने अटैम्प्ट मार लिए. ठीक है जी. अब उसके बाद 20 पेयर थे. ठीक है. अब एक पेयर 20 शूज़ थे, मतलब कौन से, रेड कलर के, मतलब 10 पेयर. ठीक है. अब उसको पेयर बनाना है तो एक लेफ्ट का चाहिए होगा, एक राइट का चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा. तो पेयर बनाने के लिए मान लो पहले 10 बार वो शूज़ निकालता है, 34 के बाद, 34 तो पहले अटैम्प्ट किया, उसके बाद 10 अटैम्प्ट और निकाले, उसके अंदर भी कौन सा, लेफ्ट वाला ही निकला, सारे लेफ्ट वाले निकल गए. ठीक है, लेफ्ट शूज़ ही निकल गया. तो 34 और 44 तो हो गए, ये अटैम्प्ट 44 हो गए और उसका अभी तक पेयर नहीं बनाए. पूछा तो ये कि मैक्सिमम अटैम्प्ट टू मेक दैट, तो रेड पेयर ऑफ शूज़ है. तो अब एक 41 अटैम्प्ट जब भी लगाएगा, अब उसमें कितने 10 ही तो शूज़ बच गए हैं रेड कलर के, वो भी राइट पाँव के. अब तो आप बताइए कि अब जो अभी वो कोई भी निकालेगा, 45वां नंबर जो अटैम्प्ट उसका होगा, उसके अंदर वो पूरा का पूरा इसका एक पेयर बन जाएगा. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितने हो जाएंगे, 45 आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. थोड़ा लंबा था लेकिन इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं. ठीक है जी. 35 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने, कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स 4 and 6 ओनली irrespective ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द शॉट. ठीक है जी. पहले क्या बोल रहा है, 6 मारना है या फिर 4 मारना है या फिर सिंगल रन है, सिंगल 4 या 6, ये चीज़ें कर सकते हैं आप भी, इसे ला तो नहीं कर सकते. अब आपको कितने वेज हो सकते हैं. ठीक है. अब देखो, मान लो कि x + y
प्लस जेड, तीन चीज़ें हैं ना, सिंगल, 4 और क्या 6। 6z मान लो इसको और इसको 4y मान लो। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें। मान लो कि इसने एक भी छक्का नहीं मारा, तो अगर छक्का एक भी नहीं मारेगा तो क्या 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 अटेम्प्ट हो सकती, पहले वो सिंगल लेगा और उसको कितने चौके मारने पड़ेंगे, कितने चौके मारने पड़ेंगे, 6 चौके मारेगा तो 24 रन हो जाएंगे, और एक सिंगल लेगा तो 25 रन हो जाएंगे। तो एक अटैम्प्ट तो ये हो जाएगा कि 6 चौके मारे और एक सिंगल ले और एक भी छक्का ना लगे। ठीक है, दूसरे केस में कि जब छक्का नहीं लग रहा है तो या तो 5 चौके मारे और 5 सिंगल ले ले, तब भी 25 रन बन सकते हैं। ठीक है, या फिर 4 चौके मारे और कितने सिंगल ले ले, 4 चौके 16 और 9 ले ले सिंगल। ठीक है, या फिर 3 चौके मारे और 4 3 12 हो जाए, 13 रन क्या ले ले, दौड़ के ले ले। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है कि छक्का तो लग नहीं रहा है तो 2 छक्के जो चौके मारे वो 8 रन ऐसे बना दे और 17 रन वो सिंगल से बना दे, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर एक ही चौका मारे वो, ठीक है, एक ही चौका मारा उसने, 4 रन ऐसे बनाए और 21 रन उसने सिंगल से ले लिए। या फिर चौका भी एक भी नहीं लगा, 0 चौके लगे, छक्का भी 0 लगा, 7 रन 25 के 25 रन उसने किसने मारे, किससे मारे। तो ये 7 पॉसिबल वेज हो जाते हैं पहले केस में, जब जेड इज इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब जब आपका छक्का एक भी नहीं लगता है। अब मानो छक्का एक लग गया तो 6 रन तो गए बन। उस केस में जब 6 रन बन चुके हैं, अब कितने चौके मारता है वो, केवल 4 ही चौके मार सकता है वो। 6 रन तो बन गए, 6 चौका कितने हो जाते हैं, 4 चौके 16 रन बन जाएंगे इससे, 16 6 22 हो गए और 3 उसमें सिंगल ले लेने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जब आप इस तरीके की एक आउटकम निकालेंगे पहले केस में, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस कितने हो सकते हैं आपके, 6 छक्के तो आप मान सकते, 4 छक्के ही मार सकते हैं आप। ठीक है, क्यों 4 6 का 24 हो जाएंगे, तो 4 जेड की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक वेरी करेगी, उस केस में आउटकम निकाल लीजिए और 19 नंबर ऑफ वेज कैन बी पॉसिबल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 है कि देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवेलप्स, एग्जैक्टली 1 लेटर इज टू बी पुट इनटू एग्जैक्टली 1 एनवेलप with the correct address. If the letters are randomly inserted into envelope, then consider the following statement: it is possible that only exactly 1 letter goes into an incorrect envelope. तो पहली स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। देखो 4 एनवेलप है, 1 2 3 और 4, इनके ऊपर एड्रेस सही सही लिखे गए हैं। अब आप एक के अंदर अगर एनवेलप दूसरा डालेंगे एड्रेस का, तो देखो एक के अंदर गलत डाल दिया तो जो उसका होगा वो किसी और के अंदर जाएगा, तो मिनिमम 2 तो आपके लेटर ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। तो पहले स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो जाएगी, सीधी सीधी सी बात है कि पहले स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी। दूसरा बोला कि देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर कैन गो इनटू द करेक्ट एनवेलप। तो ये स्टेटमेंट सही है। कैसे, अब देखो अब 4 थे आपके पास टोटल, ठीक है, अब 4 में से 2 करेक्ट होने चाहिए, तो 4C2 आपका लग जाएगा। 4C2 का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। ठीक है, 2 फैक्टोरियल होता ना यहाँ पे। ठीक है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, बाकी 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 बच जाएगा, तो 6 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 ओनली विल बी और आंसर की दूसरी स्टेटमेंट आपके पास सही है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 37 कि आपका रिमाइंडर पूछा गया है कि 100 से डिवाइड करेंगे जब इसको हम, तो आपका रिमाइंडर क्या बनेगा। अब देखो आप देखो 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप इसका डिजिट सम ले लीजिए। डिजिट सम करेंगे तो आपके पास पहले में क्या आएगा 13, मतलब 13 का क्या बनेगा 4 बन जाएगा। फिर दूसरे केस में क्या आएगा 15 का 6 बन जाएगा। ऐसे करके आप 8 बनाएंगे, इसका 1, इसका 5, इसका 6 बनेगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में आपका 0 बन जाएगा और ऊपर से कट जाएगा, इसका भी 1 बन जाएगा, तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। दूसरा केस ये है कि 100 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास ऊपर 2 0 बनने चाहिए। ठीक है, मतलब ऊपर 100 अगर बन जाए तो उस केस में बन सकता है, देखो आप 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, मतलब 25 तो आपका बन रहा है। अगर यहाँ से हम 5 निकाल लें तो इस 5 गुना 17 लिख सकते हैं, इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम 5 गुना 19 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 तो 17 19 अलग कर देंगे, 5 25 कर देते हैं, 25 का बन गया। अब 25 का 100 बनाना है, 4 कहाँ से ले लेंगे, 4 96 में से ले लीजिए, 24 चौका 96 होते हैं। ठीक है, तो 4 आप यहाँ से आ गए, तो 25 चौका 100 बन गया, 100 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बनेगा 0 बच जाएगा। ठीक है जी, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ द 97242 को अगर आप करेंगे तो क्या यूनिट डिजिट बचेगा। तो यहाँ से पूछा गया है।
अब आप देखिए, जब आप इसमें साइक्लिसिटी का कंसेप्ट चलता है कि 2⁻1 किसके बराबर होता है 2, 2⁻2 किसके बराबर होता है 2 दूनी 4, 2⁻3 किसके बराबर होता है 2 4 दूनी 8, 2⁻4 2 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 6 आ रहा है यूनिट डिजिट। फिर 2⁵ कितना आ जाता है, फिर से 2 आ जाता है 32, तो साइक्लिसिटी 4 है इसकी, ठीक है। तो मतलब अब देखो, आप जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करते हो, आपको जो भी पावर होती है उसको आप 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा, 4 एकम 4 3, 3 बच जाएगा, 4 एकम 4 1 बच जाएगा, तो कितना हो गया 1 3 1, और यहाँ से 1, ठीक है। कितना हो गया 3 एकम 3, कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, 6 बच गया नहीं, 1 तिया तिया 3 3 ही बचा ऊपर। अरे यार समझ नहीं, अरे यार इसको गुणा करके देखो यार, 9 7 5 3 1, 5 3 15, 15 9 7 63, 15 3 45, 45, आंसर कितना आ जाएगा 4 6 90 4 94, 945 बन गया। अब 945 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 24, एक रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब जो रिमाइंडर बचा है और इसकी जो यूनिट डिजिट है, रिमाइंडर एक बचा है, इसकी आप देख लो 2⁻1 की क्या वैल्यू क्या होती है 2 होती है, यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो 2 इज योर आंसर। तीसरी, चलिए जी हम क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। आपके सामने है कि ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर सच दैट ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स डिजिट्स एंड सच दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू 1 1 1 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए बी सी डी ई एफ, मतलब डिजिट हम पूछा है इनके सारे के सारे जो संख्या हैं उसका। अब सिंपल सी बात समझिए ना कि अगर अगर बात इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है, इसका मतलब सी और एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सी प्लस एफ की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 11 के बराबर आनी चाहिए, और बी और ई की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 10 के बराबर आनी चाहिए, और ए और क्या आपका बात डी की वैल्यू प्लस करके कितनी आनी चाहिए 10 आनी चाहिए। आपका फिर आंसर बनेगा, देखो 10 ऐसे बनेगा, फिर ये 10 बनेगा और 11 बनेगा, आप इसको करके देख ले एक ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। तो मतलब अगर अब देखो अब कैसे बनता है, 11 बनाने के लिए सी और एफ कितना होगा 2 और 9 है, आगे पीछे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 9 और 2 11 हो जाएंगे। 10 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 और 8 कर लो, ठीक है 2 और 8 कर लो, 8 2 10, 2 12 और 8 कितने होते हैं 20, और 11 कितने होते हैं 31। समझे कि नहीं समझे, ये 10 बनाना है 2 8 2 8 2 9, ऐसे करके आप ले सकते हैं संख्याएं इनकी, और आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 31 विल बी योर सम ऑफ द डिजिट ऑफ दिस नंबर्स। तो अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 40, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि डी इज 3 डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द सम ऑफ इट डिजिट इज लीस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द 100 प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ डी। 3 डिजिट नंबर आपके पास दिया हुआ है, देखो, और उसका अब इसको आप डिवाइड करेंगे, रेशो पूछा ना सम ऑफ डिजिट से। अब देखो 3 डिजिट नंबर आप सोचो कोई सबसे पहले कि 100 3 डिजिट नंबर है सबसे छोटा, ठीक है। अब 100 सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है, आप इसको डिवाइड करने से सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा 1 से, तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 100 ही बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। उस तरीके से अगर हम इसी का ही 199 करेंगे या 999 करके देखते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आता है, नीचे सम ऑफ डिजिट कितना आता है 9 9 18 9 27, 27 से आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपका यह बहुत ज़्यादा बन जाएगा, मतलब 100 से ज़्यादा ही, थोड़ा कम बनेगा मतलब, ठीक है। 90 पता लग जाएगा कि कितना आएगा आंसर। उस तरीके से आप 199 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा 199 को आप सम ऑफ डिजिट 9 9 18 को 19 हो जाएगा, 19 से कम 19 बच जाएगा, 0 पर जाएगा, फिर उसके बाद फिर से 90 बन जाएगा, तो 19 चौका 76, तो 10.4 के आसपास वैल्यू बनेगी जो कि सबसे लीस्ट होगी। अब आपको पता है कि 199 1 एंड यूनिट डिजिट के ऊपर कौन सा है 9, तो 9 में से 8 विल बी योर आंसर। तो ये आपसे पूछा गया था, ठीक है जी। तो होप सो आपने वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।